मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। अपने शो MBG स्पीच के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन DGISI जनरल फैज़ हमीद का दौर ख़त्म हुआ और फर्जंदे कोंतरेला नदीम अंजुम शेख को DGISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नया सरबराह तैनात कर दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान के महकमा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने इस खबर की न सिर्फ बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है, बल्कि चंद दीगर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स का ऐलान भी जो है वो ISPR की तरफ से किया गया है। जनरल फैज़ हमीद जो हैं, जिन्हें ISI से सुबकदोश किया गया, वो अपनी पसंद की पोस्टिंग लेने में कामयाब रहे हैं और ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है और पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का सदर तैनात कर दिया गया है। NDU के प्रेसिडेंट की हैसियत से काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद को कोर कमांडर कराची जो है वो बना दिया गया है। इसी तरह GHQ में एडजुटेंट जनरल के तौर पर काम कर रहे जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो बना दिया गया है। इसी तरह मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर तरक्की देकर एडजुटेंट जनरल जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पहले एक शो में बताया था कि ये जो सारी पोस्टिंग्स हैं अभी की गई हैं या चंद रोज़ पहले भी जो पोस्टिंग जो हैं वो की गई थी, उनका मकसद और मतमा नज़र जो है वो एक ही है और वो ये है कि अस्करी क़यादत ने ये तय किया था कि नवंबर 2022 में अगर नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से गौर किया जाता है तो मुतवक्के आर्मी चीफ़ की फहरिस्त में शामिल जितने भी अफराद हैं जो इस दौड़ में शामिल होंगे, सीनियरिटी के एतबार से जो टॉप 5, 6 या 7 जो जर्नेल होंगे तो उनका जो CV है वो बराबर होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो हैं वो मोस्ट फेवरेट हों और दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो उनमें तजर्बे के हवाले से जो है वो कोई कमी रह जाए। मिसाल के तौर पे अफवाज पाकिस्तान की रिवायात के मुताबिक जिसने कोर कमांड ना की हो, जिसका फील्ड एक्सपीरियंस ना हो फील्ड पोस्टिंग का, तो उसे जो है वो आर्मी चीफ तैनात नहीं किया जाता। तो साबका जो पोस्टिंग्स थी उसमें और जो मौजूदा पोस्टिंग्स हैं उसमें ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम किया गया है कि जिन लोगों ने स्टाफ पोस्टिंग्स पे जो लोग थे और जिन्होंने फील्ड पोस्टिंग का तजर्बा जो है वो हासिल नहीं किया था, उन्हें फील्ड में तैनात किया गया है और जो फील्ड पोस्टिंग का तजर्बा जो है वो हासिल कर चुके थे और स्टाफ पोस्टिंग का एक्सपीरियंस उनका नहीं था तो उन्हें स्टाफ पोस्टिंग जो है वो दी गई है। मिसाल के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं, जो GHQ में जो है तैनात थे, उन्हें अब कोर कमांडर जो है वो गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है और सैयद आसिम मुनीर जो हैं उन्हें क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो बना दिया गया है। इसी तरह कोर कमांडर पेशावर जो हैं जनरल नदीम अंजुम कोर कमांडर पेशावर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, वो फील्ड पोस्टिंग का एक्सपीरियंस हासिल कर चुके थे, इसलिए उन्हें NDU लाया गया है और NDU के जो प्रेसिडेंट थे लेफ्टिनेंट जनरल सईद, उन्हें कोर कमांडर कराची बना दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्हें कोर कमांडर पेशावर जो है वो तैनात कर दिया गया है। बहरहाल ये जो सारी पोस्टिंग्स हैं इसमें सबसे जो अहम तरीन पोस्टिंग है वो इसमें कोई शक नहीं कि वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का कोर कमांडर पेशावर बनाया जाना है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख का DGISI तैनात किया जाना है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने ISI में तकरीबन 5 साल गुजारे। बतौर मेजर जनरल उनकी ISI में पोस्टिंग हुई थी DGC के तौर पे और कुछ अर्सा उन्होंने DGC के तौर पे गुजारा। उसके बाद जब उनकी प्रमोशन हुई मेजर जनरल के रैंक से, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया गया तो फिर उन्हें DGISI जो है वो तैनात कर दिया गया और यूँ इन 5 साल के दौरान वो उनके दौर में कई अहम वाक़यात जो है वो सामने आए, रोनमा हुए। जनरल फैज़ हमीद जब DGC थे तो उनके दौर में ही पानामा लीक्स का मामला जो है वो सामने आया और फिर अपने
मंतकी अंजाम को जो है की जानिब जो है वो बढ़ा। डॉन लीक्स का मामला जो है वो सामने आया और पानामा लीक्स के हवाले से जो है वो मुकदमात चले, JIT बनी और हीरे तराशे गए और फिर व्हाट्सएप पे जो फैसले हुए वो सबके सामने हैं। इसी तरह जनरल फैज़ हमीद के दौर में फैज़ाबाद का धरना हुआ और उनकी तरफ जो है वो उंगलियां उठी और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से जो फैसला तहरीर किया, इसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो है वो नापसंदीदगी का इजहार किया और कुछ रिमार्क्स जो हैं वो पास किए। और फिर इसी तरह 2008-18 के जो हैं वो आम इंतखाबात हुए। जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनका जो ज़मीर है वो अचानक जाग गया और उन्होंने जनूबी पंजाब महाज के नाम से एक ग्रुप और धड़ा बना लिया और वो PTI में जो है वो शामिल हो गए। इंतखाबात के दौरान जो है वो RTS का बैठ जाना और फिर उसके बाद भी कई मामलात के हवाले से जनरल फैज़ हमीद का किरदार जो है वो बहुत अहम रहा। खा वो चेयरमैन सेनेट का सादिक सुंजरानी का जो है वो इंतखाब हो या फिर चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तहरीक हो, ऐवान में वाज़े अददी बरतरी रखने के बावजूद अपोजिशन को मात हो गई और चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी जो हैं वो अपना ओहदा बचाने में कामयाब रहे। अपोजिशन के जो उम्मीदवार थे हासिल बेजंजू मरहूम, वो इस कदर बददिल हुए कि जब उनसे किसी ने सवाल किया कि आप तो कहते थे कि हमारे पास अक्सरियत है तो वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो खड़े नहीं थे ऐवान में। तो साफ़ी ने पूछा कि वो खड़े तो थे लेकिन फिर बाद में कहाँ चले गए, जब वोटिंग हुई ये जो 7 या 8 लोग थे वो कहाँ गए। तो उसने हासिल बेजंजू मरहूम ने कहा कि वो जनरल फैज़ हमीद के लोग थे। आपको पता है जनरल फैज़ हमीद कौन है? तो ये सारे मामलात जो हैं ये, और फिर काबुल में जाना और वहाँ चाय पीना और वो तस्वीर सामने आना, इसे भी जनरल फैज़ हमीद का जो है वो ब्लंडर समझा गया। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद को बजा तौर पर नए पाकिस्तान का मेमार कहा जाता है क्योंकि नए पाकिस्तान को बनाने में उन्होंने बहुत कलीदी और अहम किरदार जो है वो अदा किया। और अब जानने की कोशिश करते हैं कि ISI के जो नए DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख वो कौन हैं और इससे पहले जो है वो कहाँ तैनात रहे हैं। तो गुजर खान के इलाके मोहड़ा शेखा कोतरेला से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख का ताल्लुक़ है। वो बलूचिस्तान में IGFC रहे हैं, फिर कोर कमांडर कराची रहे हैं और अब जो है उन्हें DG/ISI तैनात कर दिया गया है। जिस तरह माजी के ISI के सरबराहान से के मुतल्लिक़ जो है वो कहा जाता है जब भी कोई नया DG/ISI तैनात होता है तो जो हमारे यहाँ खुशफहमी में मुब्तला लोग हैं वो ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी जनरल साहब जो हैं वो बड़े संजीदा मिजाज हैं, जनरल साहब जो हैं वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले हैं, जनरल साहब जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं और जनरल साहब जो हैं वो अपने काम से काम रखने वाले जो हैं वो फ़ौजी अफसर हैं, वो जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जो हैं वो हर आने वाले आर्मी चीफ और हर आने वाले DG/ISI के बारे में जो है वो की जाती है। और अभी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख के हवाले से भी कमोबेश इसी तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख जब मेजर जनरल थे और बलूचिस्तान में बतौर IGFC तैनात थे तो उन्होंने वहाँ एक तकरीब में एक तकरीर की बच्चों से ख़िताब करते हुए और उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वालिद काजी ईसा को मुहिब्बे वतन बलोच रहनुमा जो है वो करार दिया। उनकी ये तकरीर जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो ज़ेर गर्दिश है। आइए उनकी इस तकरीर का एक चंक मुलाहिज़ा करते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और प्यारे बच्चों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान के अवाम से, बलोचिस्तान के कबाइल से और बिलखुसूस बलोचिस्तान के नौजवानों से बहुत मोहब्बत थी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1927 में पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले कायद-ए-आज़म ने बलोचिस्तान के लोगों के लिए, बलोचिस्तान के लिए मसावी हकूक़ की सियासी जद्दोजहद शुरू की। इस जद्दोजहद में उनकी मुखालफत उस वक़्त की अंग्रेज़ हुकूमत, जवाहरलाल नेहरू और हिंदू कांग्रेस ने की, लेकिन आपने अपनी जद्दोजहद लगातार जारी रखी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 1939 में कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
बलूचिस्तान की बुनियाद रखी और उस वक़्त के एक इंतहाई अच्छे, काबिल और मुहिब वतन बलोच रहनुमा काजी ईसा को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सदर मुकर्रर किया। मुस्लिम लीग ने काजी ईसा की क़यादत में कम अरसे में इतनी कामयाबियां हासिल की, आपको सुन के खुशी होगी। कायद-ए-आज़म ने एक मौके पर फरमाया कि काजी ईसा मेरा भाई है। मुहिब्बे वतन बलोच रहनुमा। अगरचे काजी ईसा जो हैं वो बलोच नहीं थे, वो पश्तून थे, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख ने उन्हें इस तनाजुर में बलोच कहा हो कि वो बलूचिस्तान के रहने वाले थे। जिस तरह पंजाब में रहने वालों को पंजाबी कहा जाता है, खा वो पंजाबी स्पीकिंग हों या ना हों, तो इस तनाजुर में हो सकता है उन्हें बलोच रहनुमा जो है वो कहा हो। बहरहाल जिस काजी ईसा को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख ने मुहिब्बे वतन रहनुमा करार दिया और बच्चों को बताया कि कायद-ए-आज़म कहा करते थे कि काजी ईसा मेरा भाई है, क्या वो जानते हैं, क्या वो इस बात से बाखबर हैं कि कायद-ए-आज़म के भतीजे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और कायद-ए-आज़म की बहू सेरीना ईसा के साथ उनके इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने क्या सलूक किया? क्या उन्हें मालूम है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ किस तरह साजिशें की गईं, किस तरह उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकलवाने की जो है वो कोशिश की गई, किस तरह FBR के ज़रिए उन पर जो है वो कई इल्ज़ामात आयद किए गए और किस तरह सेरीना ईसा जो है वो अदालतों में पेश होती रहीं, FBR के हुकाम के सामने जो है वो पेश होती रहीं और अपनी मनी ट्रेल उन्हें पेश करने पर जो है वो मजबूर किया गया। तो सवाल ये है कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख के DG/ISI बन जाने के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला थम जाएगा? क्या लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख अपने अल्फाज की पासदारी कर सकेंगे? क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और बदतरीन सेंसरशिप का जो सिलसिला है उसमें कुछ कमी आएगी? क्या सहाफ़ियों को उठाए जाने का, अगवा किए जाने का जो मामला है, वो सहाफ़ी जो तनकीद करते हैं, जो अफ़वाज पाकिस्तान की ISI की सियासत में मदाखलत के हवाले से कुड़ते हैं और तनकीद करते हैं और इस्लाह करने की कोशिश करते हैं और उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं, उन पर मुकदमात बनाए जाते हैं, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है और कालम रुकवा दिए जाते हैं, ट्वीट्स डिलीट करवाई जाती हैं, यूट्यूब से प्रोग्राम डिलीट करवाए जाते हैं? क्या ये जो सिलसिला है इसमें कुछ कमी जो है वो आएगी? और ये जो ISI अपने मर्ज़ी के बेंच बनवाया करती थी और जज साहबान से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने का जो है वो एहतमाम किया करती थी, क्या इन रिवायात का तसलसल जो है वो जारी रहेगा या फिर इन पॉलिसियों पर जो है वो नज़र सानी की जाएगी? मेरा ख़्याल है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि अंजुम के नमूदार होने से अंधेरे छट जाएंगे या फिर ये दौर भी जो है वो बेफैज़ ही रहेगा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हर आने वाले नए चीफ़ के बारे में इसी किस्म की तवक्कुआत और ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता है कि शायद कुछ बेहतरी आएगी, शायद कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन कुछ अरसा गुजरता है तो वही मायूसी होती है और मालूम होता है कि ये साहब भी अपने पेशरू की जो पॉलिसियाँ हैं उसका जो मुतय्यन करदा रास्ता है उसी पे ही चल रहे हैं और किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई। जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DG/ISI बनाया गया तो तब भी कुछ लोगों ने कहा था कि देखिए पाते हैं उस शाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उस शाक बुतों से क्या फैज़, एक बरहमन ने कहा था कि यह साल अच्छा है। और जहाँ तक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख का ताल्लुक़ है तो मैं उनके बारे में सिर्फ एक शेर ही कहूँगा, शेख आने को मैं खाने में मुसलमान आया, काश मैं खाने से निकले तो मुसलमान निकले। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल लोधी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।